इस वीडियो में 10वीं जीव विज्ञान पाठ 2 श्वसन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन के विभेदों को यानी कि अंतर को स्पष्ट करना है। इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तीसरा हो जाएगा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा पायरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा है, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों, आप लोग जब भी दो वस्तुओं की या किसी के बीच में दो अंतर स्पष्ट कीजिएगा, दो के बीच में, तो उसमें बीच में जबकि का शब्द लगाइएगा, जैसे हम लगाए हुए बीच में, दोनों के बीच में जबकि। 2 नंबर क्वेश्चन है, पायरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा, यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। पहला, पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पायरूवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है, उससे कोशिका के अंदर होने वाली जैव क्रिया संचालित होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा, निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे अमीबा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। स्थलीय कीटों जैसे टिड्डा, तिलचट्टा इत्यादि में प्रायः श्वसन श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। चूँकि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पिछले भाग में आँख के ठीक नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर से श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होता है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक ओर आहार नाल की ग्रसनी या फैरिक्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती है। मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फैरिक्स में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो फैरिक्स से ग्रास नाली में चला जाता है, परंतु जल गिल कोष्ठ में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल कोष्ठ
जल के लगातार संपर्क में रहता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग कृपा से 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं हुआ है। इसलिए जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं लाइव आकर आप लोग को मैथ के सवाल बताऊंगा, और सवाल मैं इस तरह से बताऊंगा जिस कारण से आप लोग उस सवाल को समझ नहीं पाते हैं वो टॉपिक मैं बताऊंगा। बल्कि आपको यूट्यूब पर तो बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, लेकिन किस तरह कारण आप समझ नहीं पाते हैं उस क्वेश्चन को, वो मैं टॉपिक बताऊँगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुँचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के अनुसार करें। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाए जाते हैं, और ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। अतः इसी कारण कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को पहुंचाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। नासिका छिद्र मुख द्वार के ऊपर होती है। इसमें 2 छेद होते हैं जो भीतर की ओर 2 अलग अलग नासिका वेशमों में खुलते हैं। दोनों नासिका वेशम एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के रूप के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नासिका वेशम का छोटा अगला भाग, जिसमें बाहरी नासिका छिद्र खुलते हैं, प्रधान या प्रकोष्ठ कहलाता है। इसमें रूम युक्त त्वचा का स्तर होता है। नासिका वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। नासिका वेशम अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर तथा व्यास लगभग 16 mm का होता है। ट्रैकिया की दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इनकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकाने से रोकते हैं। नीचे की ओर ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित हो जाती है 2 भागों में। नासिका से श्वसनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पक्षमाभिकामय एपिलिथियम का बना होता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बट जाती है। फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ा 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है, जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहा में स्थित होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है, जो फेफड़ा के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। पहला, सीने की 12 जोड़ी पसलियां के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होती है
तब पसलियाँ बाहर की ओर खिसक जाती है, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। दूसरा, वक्ष गुहा के पिछले भाग में एक गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है, जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायाफ्राम की पेशियां में भी संकुचन होता है, जिससे डायाफ्राम कुछ नीचे दबकर चिपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और 3 नंबर पॉइंट है, उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है। इस तरह वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ा का आयतन भी बढ़ जाता है और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। इससे बाहर से हवा फेफड़ा में चली जाती है। अगला है उच्छ्वास। इस समय पसलियों के बीच की पेशियां तथा डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है, जिससे पसलियां पीछे की ओर खिसक जाती है तथा डायफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ा पर दबाव बढ़ जाता है और वह पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को ट्रैकिया तथा फिर नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है, मतलब क्या अंतर है। इसका आंसर हो जाएगा, श्वसन से हमारा अभिप्राय उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप से है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास प्रश्वास तथा उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को कहते हैं और इसमें कोई ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। दूसरा, श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन, जबकि श्वासोच्छ्वास जो है प्रश्वास तथा उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को कहते हैं। 3 नंबर पॉइंट है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 4 नंबर पॉइंट है, श्वसन क्रिया में पायरुवेट का निर्माण और विखंडन होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा एटीपी नामक विशेष प्रकार के यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में समय समय पर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं और भी विषय के और भी पाठ के, जैसे कि अति लघु, लघु, उत्तरीय और दीर्घ के वीडियो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं।